हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, यानी इतिहास से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ए पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। राइट आंसर सी सौराष्ट्र में। आइए इसकी व्याख्या। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ए एक उत्तम व्यक्ति, बी ईश्वर में विश्वासी, सी एक वंशानुगत जाति, डी एक पशु चारक। राइट आंसर ए एक उत्तम व्यक्ति। आइए इसकी व्याख्या। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी तैत्तिरीय ब्राह्मण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी गोपथ ब्राह्मण। राइट आंसर सी ऐत्रेय ब्राह्मण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उसके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण एवं जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। राइट आंसर सी कुशीनगर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मधव खाने को दिया। इससे उन्हें डिसेंट्री या रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए
सार्वभौम विधान से हुआ है, बी सार्वभौम सत्य से हुआ है, सी सार्वभौम आस्था से हुआ है, डी सार्वभौम आत्मा से हुआ है। राइट आंसर ए सार्वभौम विधान से हुआ है। आइए इसकी व्याख्या। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। अतः ए विकल्प सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालन या नियंत्रणकर्ता नहीं है। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। राइट आंसर ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। नेक्स्ट, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। ए राजेंद्र प्रथम का, बी अमोघवर्ष का, सी समुद्रगुप्त का, डी गौतमी पुत्र सातकर्णी का। राइट आंसर सी समुद्रगुप्त का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्तराज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वीयामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ए सितार, बी ढोलक, सी सारंगी, डी वीणा। राइट आंसर ए सितार। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन यानी ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे
ईमान, जिल्फ तथा साजगरी आदि को जन्म दिया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा। दूसरा, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी भाषा को प्राप्त था। नेक्स्ट, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। राइट आंसर बी अकबर। आइए इसकी व्याख्या थोड़ा डिटेल से। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा जारी करवाया, जिसे उस धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। मजहर को स्मिथ और वुल्जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र इन्फिनेबिलिटी डिक्री कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, नस्तालिक है। ए एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। बी एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। सी मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर। डी उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। राइट आंसर ए एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आइए इसकी व्याख्या। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ए मुराद, बी शिवाजी, सी मीर जुमला, डी अबुल हसन कुतुब शाह। राइट आंसर सी मीर जुमला। आइए इसकी व्याख्या थोड़ा डिटेल से देखते हैं। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। वह मूल रूप से
अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और आरंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह, उनका कार्यकाल है 1626 से 1672, की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए. जहांगीर, बी. अकबर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। राइट आंसर ए. जहांगीर। आइए इसकी व्याख्या। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा, N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी. केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। N.M. लोखंडे या नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए. ग्लैडस्टोन, बी. एटली, सी.
पामस्टन, डी चर्चिल। राइट आंसर सी पामस्टन। आइए इसकी व्याख्या। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ए दीनबंधु मित्र, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शिशिर कुमार घोष, डी रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए व्याख्या। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ए स्वामी विवेकानंद, बी रानाडे, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। राइट आंसर ए स्वामी विवेकानंद। आइए इसकी व्याख्या। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ए नागपुर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी कराची अधिवेशन। राइट आंसर ए नागपुर अधिवेशन। आइए इसकी व्याख्या। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी 1909 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, सी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, डी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। राइट आंसर डी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। आइए व्याख्या। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों के कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष करते हुए किया। चूँकि विकल्प में चंपारण न होने की वजह से अहमदाबाद के मिल मजदूरों के कम वेतन को चुना गया है। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ए वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, बी सी राजगोपालाचारी,
सी के कामराज, डी टी कृष्णामाचारी। राइट आंसर बी सी गोपालाचारी। आइए इसकी व्याख्या। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा आरंभ की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।